बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे मौज़ूआत हैं। सबसे पहले दूसरी आलमी सर जंग जो है उस पर बात करेंगे। चीन और रूस की मुश्तरका मशक़ें जारी हैं, उसकी क्या अफादियत है उससे बात करेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का रूस का दौरा कितना अहम था, इसका तज़किरा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर हमला हुआ, अफसर समेत 5 फ़ौजी मारे गए। इससे पहले भी ये हमला हो चुका है जिसमें कोई 4 फ़ौजी मारे गए थे। और फिर पाकिस्तान में जो चेक पोस्ट पर हमले हो रहे हैं अफ़गान तालिबान की सहूलत से, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे निहत्ते फ़लस्तीनियों की जो इसराइली दरिंदगी का मुसलसल निशाना बन रहे हैं। और फिर अमरीकी सदर जो बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने के बाइस सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदारी का इम्कान है, इस पर बात करेंगे। ये आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ये देखिए मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं और वक्त हमारे पास इस दफ़ा कम है। जी अगरचे हम तो ये तैयारी करके आए थे कि आज हमें बहुत तफसील से बहुत सी बातें ऐसी करनी है जो सर्द जंग के हवाले से है, क्योंकि सर्द जंग का दूसरी सर्द जंग का शुरू होना में जो कि पहली सर्द जंग जो शुरू हुई थी तो वो रूस और अमेरिका के दरमियान में शुरू हुई थी, और उसके जवाब में नेटो और वार्सा के पैक्ट बने थे। और उस पैक्ट की वजह से बहुत दिनों तक ये जो है, ये तो सही है कि दुनिया के अंदर वो आलमी जंग नहीं हो सकी थी, लेकिन उससे बहुत नुकसानात बहुत हुए थे। अब जो आसार हैं दूसरी, अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब जो आसार हैं वो करीब करीब शुरू होने गए हैं। उसमें यह है कि पहली बात तो ये है कि हथियारों के असूल में बेपनाह इजाफा हो रहा है दोनों तरफ से, जो है अमेरिका भी और वेस्ट और यूरोप भी और उसके अलाई जो है जिस तरह के इत्तेहाद असला ख़रीद रहे हैं वो उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। दूसरा ये है कि माशी जो पाबंदियाँ थीं वो अब बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, अमेरिका पाबंदी लगा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो जो हथियार जो थे, जो जत्थाबंदी थी आपस में, वो जत्थाबंदी जो है वो नए नए ब्लॉक बन रहे हैं, नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जमा हो रहे हैं। फिर रूस और चीन जो है, जो अहम बात जो है वो ये है कि माशी पाबंदियों के अलावा टेक्निकल जो मुकाबला साजी जो हो रही है, वो टेक्नोलॉजिकल मुकाबला साजी बहुत हो रही है, जिसमें चीन बहुत आगे निकल गया है टेक्निकल नई टेक्नोलॉजी में। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत जदीद तरीन है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त इनके अंदर मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा फ़िज़ा के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़िज़ा को जो है वो जो ये लोग मिलिटराइज़ कर रहे हैं और वहाँ पर बेपनाह फ़िज़ा के अंदर एक जंग की तैयारी हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि रूस और चीन जो है जदीद तरीन हथियार ख़रीद रहे हैं या बना रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो उनकी जो बजट में जो इजाफ़ा हुआ है दिफाई बजट में, वो भी बेपनाह इजाफ़ा हुआ है जो पहले देखने में नहीं आया हुआ है। इसमें ख़ुसूसन सुपरसोनिक जो आपके हथियार हैं वो बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल का जो ख़दशा है वो बहुत बढ़ गया है, और एटमी हथियारों का ख़दशे का बढ़ने की वजह ये हैं कि वो अमेरिका जो है रूस जो है कम से कम 3 मरतबा ये धमकी दे चुका है कि कोई ये ना समझे कि हम एक तो ये है कि वो कोई ये ना समझे कि हम यूक्रेन के अंदर हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे, और हमें ज़रूरत पड़ी अगर एटमी मसला इस्तेमाल करने की तो वो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। ये बातें जो कहना है वो बहुत ज़्यादा है अहम है। और इसके अलावा जो डिजिटल जो मैदान के अंदर वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बहुत बैटल फील्ड जो असल में डिजिटल जब का बैकग्राउंड बना हुआ है, तो डिजिटल मैदान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो रही है। इसमें साइबर है और बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से यानी आपके जो हथियारों की जो चलाव है या जिसका जो लॉन्चिंग है उसको जैम करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें सलाहियत में कामयाब हो जाएगा वही जंग जीत लेगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तरफ जब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि अपने इत्तेहादियों को जमा करे, जिसमें कोई इंडिया को भी शामिल कर रहा है, फ़िलिपीन को भी शामिल कर रहा है, और नेटो नया नेटो बना रहा है मैंने एशिया के अंदर, जो कभी नहीं हुआ था। नेटो के अंदर ऑलरेडी 32 ममालिक मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मैंने एशिया का नेटो बनाने जा रहा है। अब जो ये इसके जवाब में
ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ एक नया टर्म इस्तेमाल की गई है जो पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नाम पे मशहूर थी। इसमें कोई 120 ममालिक हैं जिनमें जो सारा अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं और जहाँ पर कॉलोनियल की जड़ें खासी गहरी हैं। इसमें तीसरी दुनिया के करीब सारे ममालिक शामिल हैं। अब इसमें एशिया में देखें तो भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और दीगर ममालिक शामिल हैं। अफ्रीका में नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका, कीनिया, घाना, मिस्र और दूसरे ममालिक शामिल हैं। लातिनी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया के साथ और ममालिक शामिल हैं। ओशियानिया के ममालिक में पापा न्यू गिनी, फिजी और पैसिफिक जज़ाइर शामिल हैं। इन मुल्कों में कुदरती ज़खायर की मादनियात हैं, तारीख़ी सकाफती मराकज़ हैं। इन मुल्कों को सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी चैलेंजेस समेत मुख्तलिफ बहरानों का सामना है। अमेरिका की दुनिया ख़ुसूस खत्ते में तस्वीराती हदफ हैं और इमदाद और फ़ौजी इमदाद सिफारती इक़दाम के ज़रिए इन मुल्कों पर दारी कायम रखना चाहता है। इन मुल्कों में जमहूरियत को अपने मकासद के लिए परवान चढ़ाना चाहता है। अमरीकी इमदाद के ज़रिए इन मुल्कों को तरक्की में किरदार अदा करता है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने में अहम किरदार भी रहा। इसके जवाब में हम रूस और चीन ये चाहते हैं कि उन लोगों को पैरों पर खड़ा कर दें और इन मुल्कों को इतना मजबूत बना दें कि वो अमेरिका के जो पाबंदियाँ हैं उनका मुकाबला कर सकें। इसके अलावा दूसरी सरद जंग के जो वजूहात में माशी सरगर्मी बहुत अहम है। दिफाई अखराजात में इजाफे के बाद तजारती खलल में इजाफा हुआ है। तजारती पाबंदी के बाद आलमी मार्केट में मनफी असरात पड़ रहे हैं। माशी सरगर्मी में इजाफा करने में खुसूस दुनिया के जनूबी खत्ते में ज़्यादा सरगर्मी थी। आलमी ताकतों का एक दूसरे मुल्कों पर तजारती निसार था, इसलिए वो टकराव नहीं चाहते थे, बस एक दूसरे को मसल दिखाते थे और सरद जंग इख्तियार किए हुए थे, जिसके बाइस अदम इस्तेहकाम को भी देखने में आ रहा था। सियासी और माशरती इंतशार भी पैदा किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों में कौम परस्ती और मकबूलियतिज़्म के दरमियान तनाव पैदा किया जा रहा है। जमहूरी इदारों के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोपगंडा किया जा रहा है। गलत मालूमात फैलाई जा रही है, जो जंग की टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही है। माशरों में तोड़ फोड़ तकसीम जारी है। अवाम का मीडिया और इदारों पर यकीन कमज़ोर किया जा रहा है। ख़ित्तों में प्रॉक्सी वार जारी थी। साउथ चाइना, ताइवान, मशरक़ी यूरोप, मशरक़ी वस्ती फ्लैश पॉइंट है जंग के। बड़ी ताकतों के दरमियान सही तनाज़ के बाद जंग छिड़ने के खदशात बढ़ रहे हैं और ये जो सर जंग जो है वो जो करीब जो है हमारे सरों पर बैठी हुई है और किसी वक्त भी ये शुरू हो सकती है और जो कि उसके सारे आसार मौजूद हैं। अब आप बताइए। और इसी वजह से कुछ मुल्कों के दरमियान एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए सबसे बड़ी बात जो एक्सरसाइज हो रही है वो रूस और लेकिन आप कोशिश की थी अमेरिका ने कि रूस को अलग करके मारे और चीन को अलग करके मारे, लेकिन पुतिन ने इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए वो जैसे ही कामयाब हुए फौरी चीन पहुंच गए और चीन को अपने साथ मिला लिया। उनका ख्याल ये था कि साउथ चाइना सी और ताइवान में वो चीन को थोड़ा देर बाद में टकराव कैफियत में लाएगा और रूस को पहले जो है यूक्रेन से निमट ले और साथ साथ में जो मशरिक़ वस्ती में जंग हो रही है उसको निमट ले। लेकिन अचानक दो पॉइंट पे तो जंग जारी है, ताइवान में और उसमें। अब इसके जवाब में उन्होंने ये किया है कि मसल दिखाने का जो तरीका है वो यही है कि दोनों मुल्कों की बहरिया की जंग जो है, जहाज़ चीन के जनूबी सूबे को क्वांगडोंग में मशक कर रहे हैं। मशक में बहरी बेड़े भी शामिल हैं। मशक का मकसद बंदरगाहों के दिफा का यकीनी बनाना है, मुश्तरका दिफाई इंटेलिजेंस निज़ाम को मुस्तहकम करना है, खत्ते का अमन दोनों मुल्कों में यकीनी बनाएंगे। मशक का मकसद फ़िज़ाई दिफाई जदीद मिसाइल के तजर्बात, अफवाज की इस्तेदाद बढ़ाना, यानी उनकी क़ुव्वत जो है उसको बढ़ाना और उनकी सलाहियतों को बढ़ाना और दरपेश चैनल से निमटने की सलाहियत हासिल करना है। बहरी मशक के बाद फ़िज़ाई और ज़मीनी मशक भी किए जाने का प्रोग्राम है। ये मशक जापान और नेटो के उस ऐलान के बाद शुरू हुई जब दोनों साइड के हिस्से यूक्रेन की माशी और हरबी इमदाद करने का ऐलान किया गया था। तो अब चीन ने अमेरिका से जो हथियार पर काबू पाने से मुअत्तल कर दिए हैं, तो ये दूसरी तरफ जवाबी इक़दाम हैं जो कि वहाँ से किए गए हैं। तो अब ये देखें तो ताइवान को अमेरिकी फ़रोग़ के मामले में चीन ने अमेरिका से जोहरी हथियार पर काबू पाने के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का तर्जुमान कहना है कि मुज़ाकरात के सियासी माहौल पर संजीदगी से समझौता नहीं किया गया है। चीन बातचीत के लिए तैयार है, ताहम अमेरिका को चीन के बुनियादी मफाद का एहतराम करना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात मुअत्तली की ज़िम्मेदारी सिर्फ अमेरिका पर आयद होती है।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा तर्जमान ने ये भी कहा कि चीन के इक़दाम से शरीयत इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा। अब ये जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल से ये अंदाज़ा होता है कि जवाब इक़दामात और जवाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। जी, तो इससे किसी वक्त भी टकराव वाली टकराव हो सकता है, और बल्कि टकराव जो है, अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया है इंडिया से कि जंग आपके सर पे खड़ी है, समझो जंग हुआ चाहती है, आज हुई कि कल हुई जी, और उसको दबाया है काफ़ी अमेरिका ने जी, इन भारत को, क्योंकि भारत जो है न हियों में न शियों में, न अमेरिका के साथ में, न अब कभी रूस के साथ जा मिलता है, जी, कभी अमेरिका के साथ जा मिलता है। अभी वहाँ पर उसको बहुत बड़ा एजाज़ दिया है रूस ने मोदी को, जी, अपने जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो दिया। तो इससे जी। अंदाज़ा होता है कि दोनों जो है पुश कर रहे हैं इंडिया को, जो मुश्किल में डाल रहे हैं। ठीक है। और ये एक बात की निशानदेही करती है कि अमेरिका यानी इंडिया जो है मुश्किल में आ रहा है। जी मेरे साहब, रूस और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है। जी नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का रूस का दौरा। यार जैन साहब, ये एक बहुत ही दिलचस्प दौरा है जी, और बहुत अहम है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये फौरी बाद हो रहा है। जो आस्ताना में कज़ाकिस्तान में जो SCO की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 से 4 जुलाई को, जी, उसके फौरी बाद में इनका दौरा जो रूस का हुआ है, उससे अंदाज़ा होता है कि ये कोई बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू के बाद में जी, मेरे ख़्याल में पुतिन के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसके नतीजा है ये, या फिर पहले से कोई काविशें हो रही होंगी। तो उसमें क्योंकि इनका जाना इसलिए अहमियत है कि ये वैसा मालूम होता है कि जैसे बहुत ही मिलिट्री की जो टेक्निकल साइड है उसको ये लोग आपस में मिलकर कोई ख़ास नहज पे ले जाना चाहते हैं। जी, तो मेरे लिहाज से ये दौरा पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो वहाँ पर जो मुलाकातें हुई हैं, आला अस्करी हुकाम से साथ मुलाकातें हुई हैं, जनरल साहिर शमशाद के नायब वज़ीर दिफा, डिप्टी सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात हुई है। रूसी साहिर शमशाद की रूसी डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई है। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी पेशवाना पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों जानब से अस्करी और मिलिट्री टेक्निकल ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसानी दहशत पर भी मामूल जोर आए। अब मैं ये समझता हूँ कि हर जगह पर डिप्टी लगा हुआ है, नायब वज़ीर दिफा, डिप्टी सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये मेरे ख़्याल में जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो एक तो आदमी जो फैसले दिफा होता है वो तो बहुत बड़ा एक दायरा होता है। ये वो लोग होंगे जो कि पाकिस्तान से या इस इलाके से मुंसलिक होंगे, जो कंसर्न लोग हैं और प्रैक्टिकली काम करने वाले। प्रैक्टिकल काम वाले लोग हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो जो और टेक्निकल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मिलिट्री टेक्निकल ताउन के फ़रोग़ को देने के लिए, तो ये भी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बीइंग हैपनिंग। और आप ये याद रखें कि कई रूसी जो वफूद हैं, 4 जो वहाँ के थिंक टैंक हैं, उनके वफूद यहाँ आए, पाकिस्तान आए थे जी, इस्लामाबाद में। और इसके अलावा फिर पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान से, कराची से, कोटा से और इस्लामाबाद से भी हमारे वफूद वहाँ गए थे। जी, तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कोई अहम पेशरफ जारी है इनके दरमियान में गुफ्त शनीद के हवाले से, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। जी, हम इस दौरे को ख़ास अहमियत देते हैं, इसलिए कि ये दौरा जो है कोई मामूली नौइज़ का नहीं है, बल्कि कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि टेक्निकल ताउन, अस्करी और मिलिट्री टेक्निकल ताउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जी, जो कि मिलिट्री तौर पर है। जी, इससे उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है। अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि वो ताउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिलिट्री और टेक्निकल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ उसमें ताउन कर रहे हैं। तो मीनिंग देयर बाई के समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी शायद हमारे पास नहीं है वो हासिल करेंगे, या जो इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होगी वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी, जिसके अंदर ही हमारे पास साइबर हो सकती है, या हमारे पास वो ऐसे हो सकते हैं कि जो जैसे इगला है, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि अगर वो इगला आपके सिस्टम में लगा हो, तो ये जो दहशतगर्दी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। जी, तो दहशतगर्दी हो रही है, तो वो वहाँ पर अगर वो लगा होगा इगला का सिस्टम, तो फिर वो जब आप कोई माइन पे भी गुजर रहे होंगे तो माइन फटेगी नहीं, जब तक वो गाड़ी गुजर नहीं जाएगी, सेफ नहीं हो जाएगी, उसके बाद फटेगी। क्योंकि वो हमारे बहुत सारे जो हमारे फौजी जवान मारे जा रहे हैं वो इसी माइन शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वो इसी पे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी
टेक्निकल नो हाउ लेने जा रहे हैं या इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं जी जिससे कि दहशतगर्दी के कोई से बचाव मुमकिन हो सके। ठीक है, मेरे साहब और आ जाए मकबूजा कश्मीर की तरफ। अच्छा, भारतीय फौज मकबूजा पर कश्मीर में ये कई वाक़यात शुरू हो चुके हैं कि 5 फ़ौजी एक अफसर समेत 5 फ़ौजी जो है वो हलाक हुए हैं, और डोडा में ये हुआ है ये वाक़या। और हमला जो है सिला डोडा के इलाका वेसा में भारतीय फ़ौज पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से शुरू की गई मासिर और तलाशी की मुश्तरक कार्रवाई के दौरान हुआ। भारतीय फ़ौज के मुताबिक फोर्सेज की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही थी कि जंगल में छुपे मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। खैर है, गुज़श्ता हफ्ते में मकबूजा कश्मीर में कठुआ में जी भारतीय फ़ौज पे 4 फ़ौजी हलाक और 6 ज़ख्मी हुए थे। बरतानवी नशरियाती अदारे के मुताबिक जून से अब तक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ नौइयत के कम से कम 8 हमले हो चुके हैं, जी जिस पर वहाँ पर तशवीश भी पाई जाती है। इसके अलावा भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में बम धमाका हुआ, भारतीय फ़ौजी गाड़ी तबाह हुई है, 2 हलाक हुए हैं और 4 ज़ख्मी हुए हैं। भारतीय छत्तीसगढ़ में जो कि आपका इलाका इनका नक्सलाइट का है, जी ये वहाँ के वाक़ हुआ है। ये दूसरा है, ये इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का इससे ताल्लुक़ नहीं है। उनका तो ये वो दूसरा अलग से अलग की मामला है। पसंदी की तहरीक है उनकी। हाँ, तो ये भी तो अलग की जी, पसंदी तरीके दोनों अलग हैं। हाँ ये तो बिल्कुल भारतीय नाजायज़ रियासत कब्जा। छत्तीसगढ़ में बारूदी संघ के धमाके में 2 भारतीय फ़ौजी एहलकार हलाक और 2 ज़ख्मी हुए हैं। भारत के नीम फ़ौजी दस्ते स्टेट टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के कमांडर और बटालियन फॉर रिजर्व लेट एक्शन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मुश्तरका टीम शौर्यज़दा छत्तीसगढ़ में नक्सलर बागुल के खिलाफ ऑपरेशन किया। लेकिन ऑपरेशन के बाद वापसी में भारतीय टीम फ़ौजी दस्ते की गाड़ी ज़ोरदार धमाके से तबाह हो गई, जिसके नतीजे में चीफ कांस्टेबल भरत लाल साहू और कांस्टेबल सत्तार सिंह हलाक हो गए। धमाके में परशुराम नाग, कोमल यादव, सियाराम सूरी और संजय कुमार शदीद जख्मी हुए, जिन्हें कबीरी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 2 एहलकारों की हालत नाजुक बताई जाती है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। भारतीय फौजी तर्जमान का कहना है कि इब्तदाई तफसील में यह पाइप बम धमाका लगता है जिसे ज़ेर ज़मीन छुपाया गया था। मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी इस पर से गुजरी है। याद रहे कि गुज़श्ता माह भी IED बम धमाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के 2 एहलकार समेत कमांडो बटालियन फॉर रिजर्वलेट एक्शन का एक एहलकार मारा गया था। तो अब जी वहाँ भी तसलसल है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये काफ़ी संगीन मामला चल रहे हैं, जो कि बहुत ही यानी इंडिया जो है मुश्किलात। और भी जहाँ आपको याद होगा कि वो दूसरे इलाकों में भी आज़ादी की तहरीक चल रही हैं, दूसरी तहरीकें भी ऐसी हैं कि जिसमें कभी किसी वक्त भी हो सकता है मामला। जी वो मणिपुर में भी अलग हो रहा है, उसके अलावा दूसरी जगह पे भी हो रहा है। तो बहुत से मामला बहुत ख़राब हैं। जी मेरे साहब आज एक और अहम मामले पे, वो पाकिस्तान का बड़ा ताल्लुक है इससे। देखिए वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बार बार निशानदेही। देखिए जैन साहब, इस पर अगरचे ये मौजू इतना वसी था, दोनों मौजू जो आपने पहले मौजू किया उसको भी हमने बहुत जल्दी निपटाया है। हालांकि उसमें बहुत हम बात करना चाहते थे, बड़ी तफसील से आवाम को, हमारे नाज़रीन कराम को खिदमत में हमें पेश करना चाहते थे, लेकिन ये है कि उसमें आपने वक्त की कमी की वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। तो बात ये थी कि हुआ ये था कि जब अमेरिका यहाँ से चला गया था तो हमें ये तवक्को थी कि हमारे भाई जो हैं अफगान के, जो TTA हैं, वो हमारे तहरीक अफगान तालिबान जो हैं वो हमारे साथ ताउन करेंगे जी। लेकिन उन्होंने इसके हमें नामायूस किया। हमने जो उनकी मदद की थी उससे उन्होंने हमारा उसका जो है बजाय उसके कि वो हमारा वो शुक्रगुजार होते हैं, उल्टा गले पड़ गए। उन्होंने हमें, इसके बावजूद भी हमें ये कहा जा रहा है कि आप इसमें सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, आकर बरादर मुल्क हैं, किसी न किसी बात वो लोग होश में आ जाएंगे और उनको खुद ही जब नुकसान होगा तो वो उनको अंदाज़ा होगा कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि TTP उनका एसेट नहीं है, TTP अमेरिका का एसेट है। तो ये किसी बात भी अगर उनको जब एहसास हो जाएगा तो ज़रूर वो हमसे रुजू करेंगे। तो हमने पहले तो हम सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम उसके ख़िलाफ़ सख्त जुमले इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इनको कहते हैं कि भाई आप इस पर खुद गौर करें कि ये तरीका भाइयों के साथ निपटने का तो नहीं है ना जी। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि बन्नू और DI में दहशतगर्द हमले हुए हैं, 10 फौजी जवान शहीद और 5 शहरी शहीद हो गए हैं। 5 शहरी शहीद हुए हैं, 10 फौजी, 15 आदमी की शहादत बहुत बड़ी बात है जी। तो और इस पर हमारे आइसफा की तरफ से रद्दमल आया मेरे साहब, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो जो रद्दमल हमने दिया है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक दो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
जी मेरे साहब, हमने जो जी। रद्दमल दिया जी जैन साहब, ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। ताहम इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी, जिस पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश हमले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों का मुकाबला किया और फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 के 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि खुदकुश हमले के नतीजे में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया, इससे मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नुकसान पहुँचा। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार ज़िल हसन हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही ज़ुबान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही असलान असलम और FC के नासला के सब्ज़ अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक शहदा का ताल्लुक ज़िला पूंछ आज़ाद कश्मीर, खुशाब ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर, ज़िला मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, ज़िला करक ज़िला भावलपुर से, ज़िला करक और ज़िला भावलपुर की और लक्की मरबत से है। ISPR के मुताबिक ये गिनावनी कार्रवाई हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफ़गानिस्तान से काम करता है। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी कार्रवाई के लिए अफ़गानिस्तान से भी इस्तेमाल करता रहा है। ISPR का कहना है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे नास के खिलाफ मौसूल कार्रवाई करे, अफ़गानिस्तान आने वाले ख़तरात के खिलाफ मुनासिब समझने वाले तमाम ज़रूरी इक़दाम करें, जबकि मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दों की लानत के खिलाफ मादर वतन और उसके आवाम का दिफा करती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। जी, और कामयाब भी हो जाएंगे। हमें यकीन है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब लेकिन मेरे साहब होंगे। देखें, अगर आप थोड़ा सा तजिया करें ना कि बन्नू कितना बड़ा इलाका होगा। नहीं ज़ैन बात ये है कि वो बन्नू तसलसल से वाक़यात हो रहे हैं। नहीं ज़ैन बन्नू जो है वो बन्नू का ये इलाके में काफ़ी बड़ी हमारी छावनी है जी और उसमें उन्होंने शायद वो लोग को घर के भेजे हैं, उनको ये मालूम होगा कि कहाँ पर सिपाहियों की बैरक है। जी, उन्होंने उसकी दीवार से, बैरक की दीवार से जाके उसको गाड़ी गाड़ी टकराया टकराई। है। जी उससे शहादतें हुई हैं। तो आपको ये चाहिए था कि पहले से उसको निशाना बना देते और वो कोई भी एक आदमी शहीद होता और उनकी गाड़ी को उड़ा देते तो वो फिर उससे बचत हो जाती। पहले से आपको ये बहादुर ग्रुप को वहीं पर, जहाँ से ये तरीका ये है ना कि जहाँ पर ये आपके टड्डी दल होता है, जी, वहीं पर हमला करें आप। इसका इलाज यही है। हाँ, फिर तो वही इलाज है। वही बिल्कुल इलाज है, इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। जी, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अफगानिस्तान को नाराज़ करें, उनको समझाना चाहते हैं कि भाई आप मेहरबानी करें, आप अपना लेकिन एक ना एक दिन हमें फिर रद्दमल देना पड़ेगा। नहीं दे दें, दिया था एक दफ़ा और दे दें उनको, लेकिन वो आदमी असल में हमारे यहाँ अंदर फैले हुए हैं, हमें यहाँ से निकालना होगा। ये इंटेलिजेंस की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा सब। जी, तो और वो इंटेलिजेंस भी, वो पश्तून भी, और ख़ुसूसन ऐसी ज़बान जो कि वहाँ के इलाके की ज़बान है, वो उनके जानने वाले इंटेलिजेंस के लोग होने चाहिए, जी, वरना वो पहचाने जाएंगे और मारे जाएंगे। तो मुमकिन है मारे जाते हों, लेकिन मैं आपको ये बहुत सी कार्रवाई कामयाब भी हो जाते हैं, अक्सर नहीं होते हैं। जी। तो क्या करें उसमें। अच्छा मेरे साहब, आज ज़रा ये मजलूम फ़लस्तीनियों का जिक्र कर लें। भाई यहाँ ये सिर्फ- तो हद होगी जैन साहब, जो दुनिया भर लगी पड़ी है उसे बेचारे गरीबों को ख़त्म करने के लिए। जी, अब शहरियों पे हमले हुए तो इसराइल में नए दाव निशाना बनाएंगे हिज़्बुल्लाह का ऐलान। जी। लबनान की मुसलत, अब ये पहली दफ़ा, अब क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब क्योंकि उन्होंने कम से कम वो कहते हैं कि करीब करीब हमने हमास को ख़त्म कर दिया। जी, अब वो कहते हैं हिज़्बुल्लाह की बारी, हिज़्बुल्लाह को दफ़ा नहीं छोड़ना है। तो अब हसन नसरुल्लाह साहब ने ये कहा है कि लबनान की मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल अगर लबनान में शहरियों पर हमला बमबारी करता रहा तो फिर इसराइल के अंदर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह, असल मसला ये है कि इसराइल ने ये कोशिश की है कि वो सारे रास्ते बंद कर दिए ईरान से, जी, जहाँ से उनकी सप्लाई लाइन हो सकती थी। जी, सप्लाई लाइन बड़ी तरह से मुतासिर हुई है और इसी सप्लाई लाइन की मुतासिर होने की वजह से असल में हिज़्बुल्लाह और हमास जो है कमज़ोर पड़ गए जी, और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ये काम इसमें कामयाब हो जाते हैं, सप्लाई लाइन की बहाल हो जाती है, ये कोई रास्ता नया ढूंढ लेते हैं दूर से हिस्से का। जी, लेकिन वो मसला ये है कि उनके पास सैटेलाइट भी बहुत जदीद है, उन्होंने बहुत तैयारी की है, हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। तो ये आसान काम नहीं रह गया है अब हिज़्बुल्लाह के लिए भी। जी, जो हिज़्बुल्लाह छठी अरब इसराइल जंग जीती थी, वो जंग के अंदर अब जीतना उनका मुश्किल नज़र आता ये है, पोजीशन कुछ और है। इसलिए कि अभी अगर वो जल्जल भी दे दें तो 400 किलोमीटर का है तो उसके तोड़ मौजूद है उनके पास। जी। साथ साथ तो उनके पास वो सिस्टम लगे हुए हैं, यानी एरो 1 है, एरो 2 है, आपका भला वो उनका आयरन ड्रोम है मशहूर उनका, फिर वो पेट्रियट है, फिर एक से एक वहाँ पर, और वो डेविड सिलिंग है, डिफेंस एयर सिस्टम अच्छा उन्होंने डेविड बनाया है। उनके पास बहुत अच्छा है। तो आपको उनके पास अच्छा मेरे साहब, एक और अहम बात है, नहीं, देखिए मैं एक बात बरतानवी बताना चाहता हूँ जी, कि उसमें आपको फिर ये आपको
सुपरसोनिक उनको मिसाइल देने पड़ेंगे जी ताकि वो नहीं रोक सकें, ठीक है। उसको तोड़ें। अच्छा एक और बात है जैसा जो कि हम- ईरान ने किया था कि उनको पहले तरीके से उनको एंगेज किया, उनके सारे डिफेंस सिस्टम को, फिर उसके बाद में असल में मिसाइल भेजे और कार्रवाई फिर शुरू वो की। F-35 का जो रनवे था तबाह किया और उसमें से जहाज भी तबाह किया। जी भाई साहब, एक और बात है जो हम भी कहते रहे हैं कई दफ़ा कि हज़ारों में तादाद नहीं है, ये लाखों में। एक बरतानवी जरीदे हाँ, ने इस पे बरतानी जरीदे की बात जैन साहब जो लैंसेट जिसका नाम है जी वो बहुत अजीब गरीब उसने आबाद की है और बहुत ही ज़्यादा यानी खौफनाक बंदरनामा बना के पेश किया जो कि दुरुस्त बंदरनामा है। जी ये एक बरतानवी तिब्बी हफ्त रोज़ा है, 1823 से बाकायदगी से शायरा हो रहा है, दुनिया के अहम हफ्त रोज़ा में शुमार होता है। थॉमस वाकले ने इसे 1823 से निकालना शुरू किया था। गज़ा में जारी जंग के 9 माह से ज़ायद गुजरने पर मैगज़ीन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जी वो बहुत अहमियत की हामिल है। हम आपको सुनाना चाहते हैं कि मैगज़ीन की तजज़िये के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में हर पुरतशद्दुद वाक़े में मरने वालों के साथ 15 बिलावास्ते लोग भी मारे जाते हैं, यानी जो एक तो डायरेक्ट मारे जाते हैं जी और फिर 15 ऐसे लोग होते हैं कि जो एक के साथ में 15 और मारे जाते हैं। जी तो इस तरह अगर गज़ा की सही अमवात का हिसाब लगाया जाए, यानी एक हमले में अगर वो कुछ आदमी मरते हैं तो 15 प्लस होते हैं उसके अंदर। जी तो अगर इस तरह का गज़ा में सही मवाद का हिसाब लगाया जाए और रोज़ाना हमले की मारे जाने वाले अफराद की तादाद बिलवास्ता मरने वालों की तादाद का रोज़ाना औसत 15 की बजाय 4 से भी लगाई जाए तो गुज़िश्ता 9 माह में 1,86,000 अमवात हो चुकी हैं। उन्होंने आबादी का भी तनासुब दिया आगे। अगर गज़ा की आबादी 7 अक्टूबर से 23 लाख थी तो अब 9 से ज़ायद मुतवातिर हमलों में गज़ा की 8% आबादी शहीद हो चुकी है। ये बड़ी यानी एक बड़ा अलमिया है और दुनिया भर के लिए एक मौत की पैगाम है कि जब भी कभी जुल्म होता है जी फिर अल्लाह का कहर बड़ी बुरी तरह नाजिल होता है, जिसमें कि जंगों की सूरत में 7 फरवरी तक गज़ा की हलाकतों की मुसद्दक़ तादाद तकरीबन 28,000 बताई जाती है। दी लेनेट के मुताबिक इस तरह इमारतों की तबाही होती है कि गोलाबारी की गई है, इसके 22 शोहदा की तादाद 58,000 से ज़्यादा हो चुकी है। जबकि गज़ा के बड़े अस्पताल सलामत थे तो रोज़ाना आने वाली लाशों को शुमार करना मुमकिन था, लेकिन इब्तदाई चंद माह में गज़ा का कोई अस्पताल बमबारी के बायस सलामत नहीं बचा था, लिहाजा लाशों की गिनती दुरुस्त तौर पर नहीं की जा सकती है। इतने गंभीर हालात में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के कारकुनों की जानी माली इंतज़ाम रखना तकरीबन नामुमकिन है। जितने शहरी अब तो शरीक हो चुके हैं इनमें से तकरीबन 30% की शनाख्त होना बाकी है। जब गज़ा की 80% इमारतें बमबारी तबाह हो चुकी हैं तो मरने वालों की तादाद भी मुनासिब होगी, इसी मुनासबत से होगी। आलमी अदालत इंसाफ ने जनवरी में एक फ़ैसले में इसराइल को पाबंद किया था कि वो जानी और माली नुकसान का रिकॉर्ड मरतब करने में मदद करे और सबूतों को मिटाने या आलूदा करने से बाज रहे, लेकिन आलमी कन्वेंशन के 1949 के दस्तखत के बावजूद ये इसराइल की जिम्मेदारी है, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करा। अक़वाम मुताबिक 5 लाख शहरी फाककशी के शिकार हैं, 60% ज़रूरी रकबा बम्बई नाकारा हो चुका है, बेशतर ज़रूरी मालकान पूरे ख़ानदान समेत मारे जा चुके हैं। शुमाली इलाका बैतुल हाया 7 अक्टूबर जारी दंगे से कबल रसीले आड़ुओं और स्ट्रॉबेरीज़ के सबब मशहूर था। इसराइल के बुलडोज़र ने यहाँ आके तमाम पूरे बागात उजाड़ दिए हैं। गज़ा शहर में हर घर में इन फलों के 2 से 4 दरख्त हुआ करते थे। जैतून भी गज़ा की एक अहम पैदावार है। फ़लस्तीनी जैतून से जज्बाती वापसी रखते हैं और इसे मज़ामत का इस्तारा समझते हैं। बमबारी के बाद 90% काबिल काश्त रकबा ख़त्म हो चुका है। शुमाली गज़ीरा का दीर इलाहाबाद अल बिलाद बुनियादी तौर पर ज़रूरी ख़त्ता है। खजूरों के अलावा माल्टे और जैतून अहम पैदावार थी, मतलब सारे बागात तबाह हो चुके हैं। जी ज़राई तमाम ज़रात भी तबाह हो गई जो उनका अहम था। अब आखिरी 1-2 मिनट रह गया, आप ज़रा अमरीकी सदर पे आ जाएं। जी, अमरीकी सदर का मसला जैन साहब बहुत संगीन हो रहा है, क्योंकि जो बाइडन जो है वो इलेक्शन लड़ने के करीब नायल हो चुके हैं और उन्होंने अपना ये कहा है कि उनको कोरोना हो गया है। अब इसका मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट ही इज़ आउट ऑफ द गेम, जबकि वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। जो ट्रम्प जो है जी वो नामजद भी हो गया है और फायरिंग के बाद की और जो बाइडन के दरमियान में गुफ्तगू हुई है जी उसमें जो जुमले इस्तेमाल किए बड़े अजीब हैं। वो कहती है कि हमने सदर से कहा है कि वो उन पर मनसर का फ़ैसला करें, लेकिन वो जल्दी फ़ैसला करेंगे। उन्हें क्या करें उसका मीनिंग दे भाई कि भाई आप इलेक्शन न लड़ने का फ़ैसला करें। जी तो वो अब इस पर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि नैन्सी पेलोसी के दरमियान में कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई नहीं है, जबकि उन्होंने कहा कि हुई है। और जो खबरें टेलीफोनिक ज़ाहिर हुई उससे
एक और बात कहते रहना चाहते हैं इससे पहले कि ये बात को ख़त्म करें कि यानी मतलब ये हुआ कि जो बाइडन जो है वो तो अभी भी इसरार करेंगे, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन अब ये जो बहाना आया है, बहाना है, ये सच बात है, कोरोना का शिकार होने का ये किस्म का उनका वे आउट है जी। कि वो निकलना चाहते हैं। अब आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जर्मनी ने यूक्रेन की फौजी इमदाद में आधी कमी कर दी है, जो कि एक बड़ी बात है। ये यानी प्रेशर डेवलप हुआ है नहीं, प्रेशर डेवलप हुआ है और ये करीब क्योंकि सबसे बड़ा जो इफेक्टिव होगा इस जंग का वो जर्मनी होगा। जी। फिर साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।